चलो तो कुछ डाउट है क्या लास्ट क्लास से, या पहले से कुछ भी पूछना हो तो? नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। देखो कल तुम लोग को वैसे बता चुके थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइंस को काउंट कैसे करते हैं। फॉर्मूला का लॉजिक भी थोड़ा सा बताए थे। अब उस लॉजिक में हम आज नहीं जाएंगे, सीधा से हम फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। क्या था फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस? बताओ मनीषा। n into n-1/2 इज इक्वल टू n into n-1/2। बिल्कुल सही। क्विकली वैसे भरेंगे, सम टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ ध्यान देना गौर से। तुम्हें दे रखा कि इलेक्ट्रॉन 11th सेल में है, n इक्वल टू 11 में है, और उसे n इक्वल टू 2 में आना है या n इक्वल टू 3 में आना है। n इक्वल टू 3 और ये तुम्हारा यहाँ पे n 11 सेल से वो डी एक्साइट होकर के थर्ड सेल में आना चाह रहा है। तो मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना प्रोड्यूस होगा? तो तुम्हें क्या करना है, 11 से 3 तक में कितना सेल है, 3 4 7 5 6 7 8 9 10 11, कितना सेल होगा? वो तुम्हारा n होगा यहाँ पे। बस हो गया। फॉर्मूला में n तुम्हें निकालने क्या करोगे, 11 से लेकर 3 तक में कितना नंबर होगा? तो 11 माइनस 3 9 प्लस 1, एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा। plus 1 से लेकर 5 तक में कितना नंबर है? तो 5 माइनस 1 प्लस 1 एक्स्ट्रा करना होगा। तो 9 आ गया। तुम इसे क्या करो, 9 पुट कर दो। तो 9 इंटू 8/2 कितना आ रहा है? 36। 36 स्पेक्ट्रल लाइंस तुम्हें दिखेगा इसके लाइन स्पेक्ट्रम में। इसी को अगर हम हायर एनर्जी लेवल को बुक के टर्म्स में जाएं तो, सिंबल को यूज करें तो, हायर को जहां हाई पे उसको बोल दिया गया बुक में n2, ठीक है। जो लो है जहां पे उसे आना उसको बोल दिया गया n1। तो हम लोगों का n क्या हो गया, n2 माइनस n1 प्लस 1। n2 जी में भैया। n1 को घटाओ और 1 जोड़ो, यही अपना n है। अगर हम इसको पुट कर दें यहाँ पे ला करके, तो अपना फॉर्मूला आएगा, n के जगह पुट कर दो n2 माइनस n1 प्लस 1, फॉर्मूला तुम्हारे पास आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं n2 भैया माइनस, यहाँ पे n-1 की जगह पे था n2 माइनस 1, n2 माइनस n1 का लिखना होगा देखो n-1 की जगह पे। हाँ बिल्कुल से, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें तुम n के जगह कुछ नहीं करो, n2 माइनस n1 प्लस 1 पुट कर लो, तो बुक वाला हाँ फॉर्मूला भैया। मिल जाएगा जो लिखा हुआ है। वही हम कर रहे हैं। देखो n के जगह पुट किए n2 माइनस n1 प्लस 1 ब्रैकेट। यहाँ पे अगर पुट करोगे n के जगह n2 माइनस n1 प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास सिंपल आएगा n2 n2 माइनस। माइनस 1। और बाई में 2, बाई 2 का भी लॉजिकल बताए थे, रिपीटेशन होता है एक्चुअली। उसको हम रिलेट करके बताए थे प्रैक्टिकल एग्जांपल से। खैर उसका जरूरत तुमको नहीं, प्रूफ का जरूरत केमिस्ट्री में एटलीस्ट तो नहीं। ये फॉर्मूला है, तुम इसको घेर दो, बात खत्म। कॉपी में फाइनल इसको घेरो। ये फॉर्मूला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का n2 माइनस n1 प्लस 1, n2 माइनस n1 लिख लो। n2 इज द हायर एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हायर एनर्जी लेवल। ज्यादा स्पेसिफिक होके बोले तो n2 हो गया। हाई वाला कौन है, ऊपर में कौन सा दिया हुआ है, 10 12 14 क्या दिया हुआ है? और n1 है जहां पे वो डी एक्साइट होकर के आ रहा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, जहां पे वो आना चाह रहा है। ये लिख लो क्विकली, और यही फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यही क्विकली तुम यूज कर सकते हो। ये वाला यूज करोगे तो फिर तुम सोचो, निकालो, फिर पुट करो। यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, n2 की जगह पुट कर दो 11 और n1 की जगह पुट कर दो 3, आंसर आ जाएगा। तो यही तुम्हें क्या करना है, इसी को घेर लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी को क्या करो, इस फॉर्मूले को घेर लो, इसी फॉर्मूले को घेर लो, इसको घेर लो। यही है तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला। n2 इज द हायर एनर्जी लेवल। तो चलो क्विकली मनीषा तुम निकाल के बताओ, 15 से 8 में आ रहा है, कितना लाइन प्रोड्यूस होगा? क्विकली मनीषा तुम निकालो तो देखते तुम निकाल पा रही हो कि नहीं, क्विकली फॉलो कर पा रही हो 15 से 8 में आ रहा है। n2 हो गया तुम्हारा 15, जी भैया। और n1 हो गया 8। खत्म, पुट कर दो लास्ट फॉर्मूले में, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है इसमें। n2 n1 क्विकली निकालो, क्विकली बताओ। 15 माइनस 8, 7 7 प्लस 1 8, 8 इंटू 7/2, 28 आ रहा है। देखो करके 28 स्पेक्ट्रल लाइंस। नहीं आ रहा तो क्विकली पूछ लो, और आ रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे।
भैया आ जा रहा है। आ जा रहा है तो 28 लाइंस आ रहा होगा, बस यही है, उसमें और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ये खत्म करते हैं इस कहानी को। चलो अब यहाँ आ जाओ, सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड है, 7 से 1 में आ रहा है, n2 को ले लेना 7, n1 को ले लेना 1, उस फॉर्मूले में पुट करना, तुम्हारे पास आंसर है, यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देख लो रेडीमेड जो हम लोग निकाले, और फिर ये निकाला 21 आया खत्म। इस पे टोटल ये इजी क्वेश्चन है, एक अच्छा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अगले पेज में, थोड़ा सा अच्छा। देखो क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन छठे से थर्ड सेल में आ रहा है, मतलब तुम्हारा ये हो गया n2 और ये हो गया n1। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम क्विकली निकाल सकते हो तुम लोग, जो हम लोग अभी जस्ट किए, ये पार्ट हम लोग कर चुके। 6 - 3 + 1 × 6 - 3 निकालो क्विकली, बोलो कितना आ रहा है ये लाइन? 6 लाइन आएगा बिल्कुल से 6 लाइन। तो ये फर्स्ट पार्ट में होपफुली प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा पार्ट बताओ कैसे करोगे, देखो समझना पहले, समझ अभी बताते हैं पहले, फिर तुम लोग करो। देखो इस 6 में से क्या है ना, तुम्हें खास खास तरह का पूछेगा, बोल रहा है इस 6 में से कितना लाइन है जो यूवी रीजन से बिलोंग करेगा। अब यूवी रीजन बोला तो तुम्हें ये पता चला कि किस सीरीज का बात हो रहा है, लाल बाल पाल बिहार पटना में। तो लाइमन सीरीज जो है जो यूवी से बिलोंग करता है। इधर 0 है, क्यों 0 हो जाएगा क्या? 6 से 3 में आ रहा है, तो सही बात है। लाइमन सीरीज मतलब तुम्हें क्या चाहिए, रुक जाओ पहले बताते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। n = 3 है, ये n = 6 से इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है, n = 6 से इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है, ठीक है। तुम्हें बोला गया यूवी रीजन में, यूवी रीजन मतलब लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज मतलब n = 1। तो भाई n = 6 से अगर 3 में आ रहा है तो n = 1 में कितना लाइन आएगा? शायद आंसर 0 होना चाहिए, बट हम श्योर नहीं है, एक बार हमको देख लेने दो, क्योंकि जब 3 में आ रहा है तो 1 में आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो शायद 0 इसका आंसर होना चाहिए। सीडी तब तक सॉल्व कर दो तुम लोग क्विकली सीडी सॉल्व करो। सी भी 0 हो जाएगा, बी 6 हो जाएगा। विजुअल रीजन मतलब बामर सीरीज, बामर सीरीज मतलब n = 2 में, बामर सीरीज का होता था लाल बाल, मतलब n = 2। इसका भी 0 आ रहा है आंसर, मतलब हम लोग का ना, एक बार देख लेने दो, क्योंकि हम थोड़ा सा डाउट में जा रहे हैं। और इसमें हो जाएगा 6 हो जाएगा डी में। तो फिर सारा का सारा इंफ्रारेड में बताओ, इंफ्रारेड से कौन सीरीज बिलोंग करता है? देखो उस ईएमएक्स स्पेक्ट्रम में मैं 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग नहीं हुआ यार, मतलब सब में जाना चाहिए तभी ज्यादा अच्छा होता, पर ठीक है कोई नहीं, कंसेप्ट समझ गए होगे फुली तुम लोग क्या। हाँ 3 हो गया, लास्ट ऑफ 4 में 3 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट पार्ट में मतलब यूवी रीजन मतलब लाइमन सीरीज में कोई लाइन नहीं आएगा, क्योंकि n = 6 से 3 में आ रहा है, 1 में नहीं आ पाएगा। पहले का आंसर 0 है, सेकंड में 0 आंसर अगेन है, 0 डी का 3, सेकंड वाला डी क्या का था 3 अपना? होगा विजुअल रीजन था ना जी। ओके, तो विजुअल में और रुको ठीक है, बी हो गया, सी विजुअल में भी नहीं आएगा एक भी लाइन, बिल्कुल सही तुमने बोल रहे हो। और डी तुम्हारा क्या है? डी में इंफ्रारेड, डी में 3 होगा। इंफ्रारेड बोला गया है, तो इंफ्रारेड थ्री पहले इंफ्रारेड में कौन कौन सा सीरीज बिलोंग करता है पहले बताओ, क्विकली बोलो। ध्यान दो, लाइमन इससे बिलोंग करता है, यूवी से, बामर लाल बाल विजुअल से बिलोंग करता है, बाकी 3 का 3 लाल बाल का लाल बाल पाल बिहार पटना, लास्ट का 3 जो था सबका सब इंफ्रारेड से बिलोंग करता है, ये ध्यान रख लो। मतलब ये वाले में तुम्हें लाल बाल को छोड़ दो तो बाकी सब लेना है, पास्टन सीरीज भी लेना है, बिहार यानी ब्रैकेट से हाँ पटना भी लेना है, मतलब n = 3, n = 4, n = 5, मतलब सब का सब आ ही गया भाई, सबका सब जब आ ही गया तो टोटल का टोटल 6 किस में दिखेगा तुमको? इंफ्रारेड में, दोनों में 0 0। तो इस तरीके से बना के क्वेश्चन आता है।
इस तरीके से बना के क्वेश्चन। सिर्फ अगर मान लो n इक्वल टू 3 बोले n इक्वल टू 4 में कितना आ रहा होगा लाइन, तो कैसे पता करोगे? इजी है, ये 4 में तुमको चाहिए हाँ भाई, 6 से अगर हाँ ऊपर से 4 में आना है तो एक 6 से आ जाए और एक 5 से आ जाए, 2 लाइन। अगर ऐसा पूछे 4 दो वाले में कितना आएगा, तो टॉप में से उस 4 को घटा दो, 6 माइनस 4 2। हम तुमसे बोले बताओ n इक्वल टू 3 में कितना लाइन आ रहा होगा, एग्जैक्टली n इक्वल टू 3 में कितना लाइन आ रहा होगा, तो 6 में से सीधा जाएगा तो 3 बढ़ा दो। 3 में आना है 4 से आ जाए, 5 से आ जाए, 6 से आ जाए, खत्म। 1 2 बुक में देखना वैसे कैलकुलेशन किया होगा, तो ऐसा नहीं तुम फॉलो नहीं कर पाओ। वो सीधा लिखा रहेगा कि अच्छा 6 माइनस 3 6 माइनस 4 ऐसे करके लिखा रहेगा, तो तुम कुछ खुद का भी दिमाग लगाना कैसे हो गया। बोल दिया वैसे, अगर 3 में बोले एग्जैक्टली आना है तो भाई 4 से आ जाए, 5 से आ जाए, 6 से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोले इसी क्वेश्चन में हाँ बोलो इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, ट्रिक नहीं लगेगा जो था इसमें अपने देखना। ये तो तुम लोग को बेसिक पे हम ध्यान दिलवा रहे थे। इसमें 2-3 वैरायटी और क्वेश्चन बनता है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तुमको बेसिक कांसेप्ट क्लियर होना है, तुमको बैठ के आराम से काउंटिंग करना हो। जी वो हम अभी नहीं करवाएंगे, टाइम हम लोग का लैप्स होगा। अलग से हम किसी पीडीएफ वगैरह बना के डालेंगे, अटेम्प्ट करना ऑनेस्टली, फिर पूछना अगर नहीं बने तो। चलो ठीक है, बाकी यही है, ठीक है। इसी क्वेश्चन का अगर मन में आ रहा है हम सोच रहे हैं बोल दे, बट हम सोच रहे हैं अभी नहीं बोले, छोड़ो ऐसे बोल देते हैं, सोचना जा करके। जस्ट फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ही क्वेश्चन है, जैसे टोटल नंबर ऑफ लाइंस ही पूछा गया। क्वेश्चन सेम है, बट तुम्हें बोल दिया गया है कि मेरे पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम है, मेरे पास जो सैंपल है उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है। अब बताओ 6 से 3 में आने के लिए मैक्सिमम कितना लाइन प्रोड्यूस होगा। ये आईआईटी जेईई में पुराने टाइम में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर आंसर नहीं लगेगा ये फॉर्मूला उसमें। मैं क्वेश्चन में लिख दिया। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, तुम्हारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, सिर्फ, मतलब एक सैंपल है, हालांकि इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली, बट तुमसे हम बोल रहे हैं ऐसा जूम कर लो, मेरे पास एक सैंपल जिसमें एक ही हाइड्रोजन एटम है, उसको हम एक्साइट करवा रहे हैं। सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, उसको एक्साइट करवा रहे हैं। 6 से 3 में आते वक्त तो कितना लाइन प्रोड्यूस करेगा। सेम क्वेश्चन है, बट नंबर ऑफ एटम्स हम तुम्हें बोल दिए एक ही है मेरे पास। इस क्वेश्चन में तुम कितना हाइड्रोजन एटम अज्यूम कर रहे हो? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तुम सारा पॉसिबिलिटी ले रहे हो भाई, 6 से जैसे तो सब अलग अलग एटम होगा, तुम मान के चलो मेरे पास एटम का नंबर इनफाइनाइट है, इसीलिए, बट तुम बोल दिए कि मेरे पास एक ही एटम है। अब बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स फ्रॉम n इक्वल टू 6 टू n इक्वल टू 3। अटेम्प्ट करना, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला नहीं लगेगा, बेसिक से सोचना पड़ेगा। हो क्या गया सच में, डिफरेंस यहाँ पे समझो। जैसे हमसे पूछना था फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 नहीं 6 नहीं होगा, 6 नहीं, आंसर 6 नहीं होगा, पहले तो समझ लो, आंसर 6 नहीं होगा, 6 से कम होगा, 6 से कम होगा। समझो क्या है बात। देखो अब क्या है, देखो तुम्हारे पास एक ही एटम है, इसको तुम समझो बात को। n इक्वल टू 6, जस्ट हम हिंट्स दे रहे हैं, डिस्कस इसको करेंगे, हम पीडीएफ में क्वेश्चन डालेंगे, टेंशन मत लो। n इक्वल टू, अब प्रॉब्लम क्या है वो समझो। ये 4 5, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब देखो बेचारा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम पड़ा हुआ है। अब इससे पूछा जाए तुमसे कि भाई ये मैक्सिमम कितना स्पेक्ट्रल प्रोड्यूस कर सकता है, तब ये बेचारा मैक्सिमम क्या कर सकता है? देखो खुद सोचो, यहां से यहां है, यहां से यहां है, फिर यहां से यहां, क्योंकि एटम अब एक ही है। अब तुम ये अब बोलोगे हम ये वाला क्यों नहीं लेते, हम बोलेंगे भाई एटम एक ही है, ये कौन लेके आएगा, ये कौन लेके आएगा, ये कौन लेके आएगा, दूसरा एटम मेरे पास है ही नहीं। मतलब आदमी का नंबर लिमिटेड है, तुम्हारे पास अब चॉइस नहीं है कि सारा पॉसिबिलिटी को काउंट कर लो, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है उसको अब 3 में जाना है, और क्वेश्चन बोला मैक्सिमम कितना वो लाइन प्रोड्यूस कर सकता है, आंसर होगा सिर्फ 3। वो 6 से 5 में आए, 5 से 4 में जाए, 4 से 3 में जाए। ये वाला लाइन काउंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि दूसरा एटम मेरे पास नहीं है। पिछले क्वेश्चन में जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स है उस सैंपल में, तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। ये एटम नहीं जाएगा तो कोई और चला जाएगा, लेकिन मेरे पास तो एक ही एटम है, तो एक ही है बेचारा, उसको मैक्सिमम करना है। अगर तुम बोलोगे ये वाला लेंगे तो हम बोलेंगे ठीक है, 6 से कहां पे आ गया, 4 पे। अब ये 4 से कहां जाएगा, 3 पे। 2 ही लेना है। मैक्सिमम पॉसिबल कब है, जब वो एक एक डब्बा कूद के आए, 6 से 5, 5 से 4, एक ही एटम है, और बोले कि लीस्ट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कम से कम कितना प्रोड्यूस होगा, तो भाई डायरेक्ट आ जाए 6 से डायरेक्ट 3 में आ जाए, एक ही लाइन होगा आंसर पे। लिस्ट पूछ लिया, लिस्ट भी आता है, हम डालेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डालेंगे। आए हुआ है पुराने टाइम जेई में, इधर फिलहाल नहीं आया, बट पुराने टाइम में आया हुआ है, जेई में, आईआईटी जेई में आया हुआ है पुराने टाइम में ऐसा क्वेश्चन। मोनोटॉपिक तो ऐसे आया हुआ है, मेरे पास एक डब्बे में एग्जैक्टली 3 हाइड्रोजन एटम है, वो सब
प्योरली काउंटिंग का क्वेश्चन हो जाता है, तुमको काउंटिंग करने आना है। बोल देगा 3 हाइड्रोजन का आइटम, आप बताओ 8 से 3 मान में कितना लैंड, तुमको सोचना पड़ जाएगा कि भाई सच में मतलब बोलो तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलेंगे जो मैथ्स में पढ़ना उसका क्वेश्चन हो जाता है। फिर तुमको सोचना पड़ेगा 3 आइटम है वो क्या क्या हो सकता है और फिर काउंटिंग करना पड़ेगा। नहीं जाएंगे उसमें, मतलब बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट रेयर केस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है परेशान करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना बोले तुम n1 माइनस n2 वाला फॉर्मूला लगाना, जनरली वही होता है, जनरली वही होता है 99% केस में। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा सोचने तुमको छोड़ दिया, इस पे सोच सकते हो, बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं, हम पहले ही बोल देते हैं क्योंकि बहुत रेयर चांस है इस तरीके का क्वेश्चन तुमसे आप पूछे। और इंटरेस्टेड हो तो सोच सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम है, इंटरेस्टेड हो तो घर पे सोच सकते हो, डिस्कस कर सकते हो हमसे पर्सनली भी, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे इस पे। चलो जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन, देखो यहाँ सेम क्वेश्चन, nth से कहाँ आ रहा है 1 पे घुमा के क्वेश्चन आ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाना है तुमको। ये हो गया n2 और 1 हो गया क्या n1। तो फॉर्मूला लगाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। टोटल लाइन तुम्हें दे दिया है 10, फॉर्मूला लगाओ n2 माइनस n1। n2 कितना है हमारे पास, n माइनस n1 प्लस 1, जो फॉर्मूला था उसमें पुट कर रहे हैं n2 की जगह n और n1 की जगह 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, उल्टा क्वेश्चन बैक कैलकुलेशन इज इक्वल टू 10। यहां से n नहीं निकाल सकता है क्या, निकल जाएगा। n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 20, n स्क्वायर माइनस n इधर लाके माइनस 20 इक्वल टू 0 करना, बीच वाला टर्म को स्प्लिट करना दो पार्ट में, यहां से शायद n इक्वल टू 5 आएगा। कितना आ रहा है, सॉल्व करो क्योंकि 5 आ रहा है या 4 5 n equal to 5 4 नेगेटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव आ रहा होगा तो उसको रिजेक्ट कर दो। उल्टा क्वेश्चन, तुम्हें n दे दिया था तो स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा था, यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन दे दिया कि 10 लाइन प्रोड्यूसर, आप बताओ n कितना। ये क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस के लिए तुम किए हुआ ऐसा क्वेश्चन पहले ही, और जस्ट डाल दिया यहाँ पे डिस्कशन करने की। थर्ड लाइन चाहिए ब्रैकेट सीरीज का, लाल बाल पाल बिहार, फोर्थ पे आ रहा है n इक्वल टू 4। ब्रैकेट सीरीज का बात हो रहा है, तुम्हें थर्ड लाइन चाहिए तो फर्स्ट लाइन कहां से आएगा, n इक्वल टू 5 से फर्स्ट लाइन, n इक्वल टू 6 से सेकंड लाइन, n इक्वल टू 7 से आएगा जो लाइन तुम्हें चाहिए थर्ड लाइन, क्योंकि थर्ड लाइन चाहिए। n इक्वल टू 7 से थर्ड में आ रहा है, ये हमें पता चल गया इस लैंग्वेज से। और पूछ रहा है वेवलेंथ, तो दोनों के एनर्जी का डिफरेंस ले लो, फॉर्मूला तुम्हारे पास है -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, हाइड्रोजन है z1 ही हो जाएगा, डिफरेंस लो इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा करो, यहां से लैम्डा आ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या मनीषा, समझ पा रही हो? जी भैया। हाँ, तो E7 माइनस ये हो गया। चलो आगे बढ़ रहे हैं, जस्ट आइडिया देने के लिए यहाँ ले लिए। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई करो तो क्विकली तुम लोग। बोलो कैच बता दो तुम लोग, सॉल्व करने का जरूरत नहीं, कैच बताओ कैसे क्या करोगे, बस हो गया, इसके बाद हम छोड़ देंगे। सॉल्व करके हम आंसर मुझे लगा ये बालमा फेस का लग रहा है। बिल्कुल सही, यही कैच था। क्वेश्चन में कुछ पता ही नहीं है तुमको कौन सा सीरीज है, तुम वैल्यू से ये देखो कि विजुअल का, इसलिए बोलते हैं ईएम स्पेक्ट्रम बहुत यूजफुल हो जाता है। उस टेबल में जाओ, ईवी देखो विजुअल का रेंज क्या था, बस हो गया। ये कर ले, सीरीज पता कर ले, फिर तो फॉर्मूलेबाजी है, फिर तो फॉर्मूलेबाजी है। वैल्यूज देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन का सामने रखे हो तो देखना, वो सारा का सारा जो वैल्यू दिए हुआ ना लेमडा का, वो सब का सब कहाँ गया यार, वो रेंज ऊपर होगा। इसीलिए बोल रहे हैं ईएम स्पेक्ट्रम पूरा मग डालो। देखो नैनोमीटर में क्वेश्चन में दिए हुआ, ये हमारा किस चीज में है, एंगस्ट्रम में। एंगस्ट्रम में इसको नैनोमीटर में हम लिखे थे, कितना कहलाएगा 1500 नैनो, 1500 क्या, एंगस्ट्रम को नैनो में बदलोगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। 15 से लेकर के 380 नैनोमीटर है विजुअल का रेंज, और वो सारा का सारा वैल्यू 15 से 380 के बीच दिए हुआ है। तुमको अगर याद नहीं हुआ रेंज, तुम क्या सोचो, कुछ नहीं कर पाओगे, वहां पे क्लिक ही नहीं करेगा अगर उस डायरेक्शन में दिमाग नहीं गया तुम्हारा, तो फिर तुम सोचते रह जाओ क्या करना है क्वेश्चन में। 15 से 380 के बीच में कहाँ दिया हुआ है? अरे यार वो नैनोमीटर में दिए हुआ है, वहां पे एंगस्ट्रम में लिखे हुआ है, तुम इसको एंगस्ट्रम में चेंज करके सोचो ना।
समझ रहे हो क्या बोले हम? ये नैनोमीटर में है, ये नैनोमीटर में है, ये नैनोमीटर में। उसको नैनो में बदलो। एंगस्ट्रॉम में कितना दिया हुआ था बोलो? हो जाए 150 से कितना दिया हुआ था 6 बोलो तो क्या था रेंज बताओ? हमको नहीं याद रहता, हमको उस टाइम भी याद नहीं रहता था बे- थियरी के टाइम भी सब। 3800 वो एंगस्ट्रॉम में था, इसको 3800 एंगस्ट्रॉम बदल के देखो सारे वैल्यू को, नैनोमीटर का एंगस्ट्रॉम बदलोगे तो क्या होगा? 10 से मल्टीप्लाई करोगे जी भैया। तो किस रेंज में जा रहा है? बाहर चला जा रहा है ना। ये विजुअल में लाई बोलो। विजिबल विजिबल हाँ विजिबल नहीं लग रहा है। रेंज से पता विजिबल करो, ये कंफ्यूज हो जा रहा है। रेंज से पता एनसीईआरटी में करो। दिया 400 से 750 नैनोमीटर तक है विजिबल का। हम अभी देख लिए किसी और का, शायद हम देख लिए लगता है। भैया आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप- विजिबल का 400 से 750 नैनोमीटर। भैया आप यूवी लेकर देखिए। वही बोल, इसलिए कंफ्यूजन है फालतू का। वो नहीं है, मतलब विजुअल काम नहीं देखा, विजुअल उसके बाद था, ठीक है। वो यूवी काम देख लिया, कंफ्यूजन यूवी में नहीं लाइक कर रहा है, विजुअल में लाइक कर रहा है। देखना ये विजुअल से बिलोंग कर रहा है। और विजुअल मतलब कौन सा? बामर सीरीज। मतलब ये बामर सीरीज का पहला 3 वेवलेंथ तुम्हें दे रखा है, तो इसका नेक्स्ट वेवलेंथ इसको चाहिए। करना घर पे खुद से, क्वेश्चन इजी है। डेल्टा ई निकालना, तुम्हें ये पता करना था। बामर सीरीज हो गया, फिर खत्म। लाल बाल, बाल मतलब n = 2 में आना है। जी अब n = 2 में ये n = 3 वाला दे रखा है, n = 4 वाला दे रखा है, शायद n = 5 वाला दे रखा है, और अगला हो गया n = 6, यानी n = 6 से n = 2 पे पूछ रहा है। हाँ इस क्वेश्चन को कर वही पाएगा जो ये इंटरप्रेट कर पाए कि हाँ भाई n = 6 से n = 2 का क्वेश्चन है। उसके बाद सब कर लेगा। क्वेश्चन में वह हिंट्स छिपा हुआ है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं गिवन है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट बोल देता था n = 6 से 2 बताओ कितना है लैम्डा, फिर सब कर लेगा। यही तरह घुमा कर दे दिया। अब समझो वैल्यू से, समझो वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है, तो फुली समझ गए होगे। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कभी कभी। चलो खत्म करेंगे। ये हो गया तुम्हारा स्पेक्ट्रम वाला पार्ट। अब जस्ट यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बताने वाले तुम लोग को, रिडबर्ग फॉर्मूला, जो सिद्धांत बहुत पहले यूज कर रहा था, उसको पता था। तो क्या है वो समझो। एनसीईआरटी का बुक खोल रखना तुम लोग। रिडबर्ग फॉर्मूला, ये क्या फॉर्मूला है वो बताते हैं। देखो मान लो कोई हायर लेवल है n2, हायर को हम n2 बोल रहे हैं, और वहां से n1 है। मान लो n2 से n1 में कोई इलेक्ट्रॉन आया, तुमसे हम बोले n2 से n1 में आया तो बताओ लेमडा कितना होगा। तो तुम सिंपल अभी तक क्या यूज करते आ रहे थे, हम वहीं से जा रहे हैं, और वहीं से अपना रिडबर्ग फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हो जाएगा। तुम बोलोगे डेल्टा ई होगा c बाय लेमडा। हमें लेमडा निकालना है। क्वेश्चन क्या है? लेमडा ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस्ड जब n2 से n1 में आ रहा, इज इक्वल टू, हम लोग बेसिक से कर रहे थे तो यही कर रहे थे, 13.6 इंटू, घटाते थे एनर्जी तो वो आता था तुम्हारा 1/n2² माइनस 1/n1² करना। फाइनल टू इनिशियल घटा के देखना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो सब करके देख लेना। बाय 1/n1²। ठीक है। यहां से अगर हम तुमसे बोले 1/λ निकालेगा तो तुम बोलोगे 1/λ इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय c। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता था 13.6 वाला फॉर्मूला, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे यूनिट को क्लियर करने के लिए। इनटू 1/n2² माइनस 1/n1²। मतलब जो तुम लोग अभी तक प्रैक्टिस करते आए हो उसी चीज को सॉल्व करके रिडबर्ग फॉर्मूला लिख दिया गया। अब यहाँ ध्यान दो, एससी तुम लोग को हम याद करवाए थे। एससी होता है 12400 इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, वैल्यू बताए हुए थे। वो पुट करना यहाँ पे। ये पूरा का पूरा चीज जो देख रहा हूँ ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और बोलते हैं ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। और फॉर्मूला अपने पास आ जाता है 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट आर टाइम्स, ये पूरा मसाला जो भी है लिख लेना खुद से, 1/n1²
माइनस 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। n2 इज द हायर एनर्जी लेवल और n1 तुम्हारा लोअर है। तभी तो देखो n2 बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा तो घट के पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये 1/λ के फॉर्मूला लिख के घेर लो क्विकली। ये जो फॉर्मूला देख रहे हो यही होता है रिडबर्ग फॉर्मूला लेमडा निकालने के लिए। तो तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर तुम बेसिक जानते हो तो डेल्टा ई वाले फॉर्मूला से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रिडबर्ग फॉर्मूला अगर तुम्हें याद नहीं भी है तो यहां से तुम लेमडा डायरेक्ट पुट कर सकते हो। आर का वैल्यू क्या होगा 13.6 डिवाइड बाय ऐसी सॉल्व करना, सॉल्व करके वो कट के कुछ आएगा मीटर में। एनसीईआरटी का बुक खोलो, देख के बताओ आर का क्या वैल्यू है। 109678 into 10 का पावर 7 मीटर इनवर्स। ओके बोल दो अगर ध्यान है तो बता दो। आर इज इक्वल टू, ये सॉल्व करना एससी 12400 पुट करके आएगा 09678 097 काफी है, 097 चलेगा, ठीक है 097 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 10 टू द पावर -7 -7 मीटर माइनस नहीं केवल 7 ओके +7 मीटर मीटर इनवर्स होगा। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि वो 1/λ जैसा यूनिट होगा उसका तो मीटर इनवर्स होना पड़ेगा। ये आर का वैल्यू है। तुमसे पूछा n इक्वल टू 6 से 3 में आया लेमडा पता हो तो बेसिक अप्रोच से जाओ तो डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाओ। हम उसी को प्रेफर करते हैं बट तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम निकालना चाहते हो इससे भी तो इससे भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट पुट करो 1/6 से 3 में आया 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर पुट करो, घटा लो, पीछे आर तुम्हें पता है वहां से लेमडा डायरेक्ट आ जाएगा। नहीं तो फिर 80/λ लगाओ, डेल्टा ई का फॉर्मूला लगाओ, वहां से भी लेमडा निकालो, उसी का डेरिवेशन है। ये कहलाता है रिडबर्ग फॉर्मूला। आर को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। पढ़ना जाके बुक में खुद से। रिडबर्ग कांस्टेंट भैया अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखो उसे क्या फर्क पड़ता है तुम खुद समझो। तुम n1 को n2 बोल दो, n2 को क्या फर्क पड़ता है। सॉल्व करते हो माइनस आएगा अभी तो माइनस को लेमडा को लेंगे नहीं तो इसको भी कर सकते हो। वैसे सोचो और हम तुम्हें बोल दिए हैं n2 क्या है हायर एनर्जी लेवल। तो अगर n2 बड़ा है n1 से तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, पहला टर्म बड़ा होगा। तो हम जो लिखे ऑर्डर साइन के हिसाब से सही ही है, पॉजिटिव में ही आएगा। n2 बाय छोटा हो जाएगा 1/n2 स्क्वायर। n2 अगर बड़ा है तो 1 बाय ये छोटा हो जाएगा। सुनो मैं एग्जांपल लेते हैं। n2 ले लो 4, n1 ले लो 3, 1/4 स्क्वायर आ रहा है 1/16 छोटा आ जा रहा है। ओके सही बोल रहे हो, ये प्लस होगा ये माइनस, बिल्कुल सही। n2 बड़ा होगा तो ये तुम्हारा n2 बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसको घटना पड़ेगा या उल्टा भी याद रहे तुम निकालो, वैल्यू नेगेटिव है तो स्किप कर दो उसको स्किप कर दो, फर्क पड़ता नहीं बहुत ज्यादा। बट सही है तुम जो बोलो साइन के हिसाब से n2 माइनस में अगर n2 को हम n1 से बड़ा लेके चलते हैं तो n2 इज ग्रेटर देन n1। तो यहाँ तुम लेमडा डायरेक्ट निकाल सकते हो। पर मजे की वाला बात क्या वो बता रहे हो, ये तो फॉर्मूला का बात हो गया। लिख लियो तो लिख लो क्विकली, अगले पेज में हम जा रहे हैं या यहीं पे चलो देख लो। आर का वैल्यू हो गया ये 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर रिडबर्ग फॉर्मूला। हम जस्ट बताना चाह रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हो। देखो 1/n2 स्क्वायर तुम्हारा माइनस में होगा प्लस में होगा 1/n1 स्क्वायर अगर n2 बड़ा है n1 से। यहाँ देखो इसी में अगर तुम n1 को 1 ले लोगे तो वो लाइमन सीरीज वाला दे देगा लेमडा। n1 को 1 ले लो तो n1 1 ले लो और n2 को क्या लो उससे ऊपर 2 3 4 कुछ भी। देखो टेबल बनाया होगा एनसीईआरटी में ऐसा कुछ, बस तुम लोग फॉलो कर लो, ठीक है। हम फॉलो कर पा रहे हो तो फिर हम उस पर टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। देखो तो वो फॉर्मूला लिखा हुआ है वी बार से डिनोट किया 1/λ को जानते हो तुम वेव नंबर बोलते हैं तो उससे ये मत लेना, ठीक है। और देख लो जस्ट लिखा हुआ है n1 पे लिखा हुआ है कि n1 1 2 3 पर कुछ भी हो सकता है। तो हम बोले अगर n1 को 1 ले रहे हो तो कौन सा सीरीज का लेमडा देगा लाइमन लाल, n1 को 2 लोगे तो कौन सा सीरीज देगा बामर। यार ध्यान देना बात क्या वो समझना। देखो हुआ क्या था तो हिस्टोरिकली बता रहे जस्ट तुमको पता होना चाहिए रियलिटी क्या था। हुआ क्या था ना, ये फॉर्मूला रिडबर्ग फॉर्मूला में तुमको बोल रहे हैं ना, इससे पहले बामर इसको n1 = 2 लेके बोले बताए हुए थे, पढ़ना एनसीईआरटी में लिखा होगा। n1 = अगर तुम 2 ले लोगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बामर सीरीज का हो जाएगा अगर n1 2 ले लेते हो तो लाल बाल। तो वह फॉर्मूला पहले आया था, बाद में उसको जनरलाइज कर दिए रिडबर्ग आकर के। वो बोले भाई तुम अपने लिए सिर्फ बामर सीरीज के लिए बता रहे हो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला सच में सारे सीरीज के लिए वैलिड है। पहले आया था बामर्स फॉर्मूला करके, पढ़ना एनसीईआरटी में। जब वो कुछ नहीं यही फॉर्मूला था, जस्ट बामर बोले हुए थे कि भाई इस फॉर्मूले में n1 मेरा 2 है और वो सिर्फ 2 ही लेके बताए थे।
रिडवर्क बोले भाई तुम N1 2 ही क्यों ले रहे हो, कुछ भी हो सकता है, 2 के लिए वैलिड है, 1 के लिए वैलिड है, 3 के लिए वैलिड है, 4 के लिए वैलिड है, कुछ भी लो फर्क नहीं पड़ता है। तो रिडवर्क फॉर्मूला उसका जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया। तीसरी बात, अब भी हम इस फॉर्मूले को प्रूव किए डेल्टा E इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा और ये फॉर्मूला से, और फिर ये रिडवर्क फॉर्मूला आया। बट रिडवर्क जिस टाइम ये फॉर्मूला दिए थे उस टाइम यह 13.6 का फॉर्मूला हमको पता ही नहीं था, क्योंकि बोर ये फॉर्मूला कहाँ से आया था बताओ, बोर्स मॉडल के एप्लीकेशन में बताया था तुम लोगों को। जी भैया। अब बोर्स मॉडल आया है इसके बाद, स्पेक्ट्रम के बाद आया, हम पढ़ाए वाले उल्टा है, बट सच में देखो एनसीईआरटी का सीक्वेंस तो पहले स्पेक्ट्रम है बाद में बोर्स मॉडल है। हाँ भैया। जब रिडवर्क ये फॉर्मूला दिए थे वो जस्ट अपने एक्सपेरिमेंटल एम्पेरिकल फॉर्मूला से दिए, वो कुछ ऐसे नहीं उनको पता था 13.6 वाला उससे ये प्रूव कर दिए, वो एम्पेरिकली निकाले हुए थे, उनके पास कोई प्रूफ जैसा नहीं था, एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला डिराइव किए थे। वो अलग बात है कि बाद में बोर का जो ये फॉर्मूला है 13.6 वाला उससे ये प्रूव हो जा रहा है, मतलब रिडवर्क इससे नहीं निकालते जैसे हम तुमको बताया 13.6 वाले फॉर्मूला से, वो सच में एक्सपेरिमेंटली निकाले थे ये वाला फॉर्मूला r into 1 by n2 square minus 1 by n1 square। बाद में यहाँ से देखा अरे रिडवर्क क्वेश्चन की वैल्यू तो सच में 13.6 वाले फॉर्मूला से मैच कर रहा है जो वो निकाले थे, ये सारा r का वैल्यू वगैरह वो एक्सपेरिमेंटली ये करके बोले हुए थे, वेवलेंथ वगैरह ऑब्जर्व किए होंगे स्पेक्ट्रम पे और उसको फिर एडजस्ट करने की कोशिश की होंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से r से, और फिर वो r का वैल्यू निकाले हुए थे एम्पेरिकली, इसको बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला रिडवर्क फार्मूला। प्रूफ वाला फॉर्मूला नहीं, एक्सपेरिमेंटल है। वो अलग बात है कि बाद में बोर्स मॉडल आने से तुम उसको 13.6 वाले से भी कर पा रहे हो, बट रिडवर्क ऐसे नहीं किए क्योंकि उनको बोर्स मॉडल का ये फॉर्मूला ही नहीं पता था, 13.6 वाला फॉर्मूला नहीं पता था, जस्ट बता दिए ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ पढ़ के देखना एम्पिरिकल, ताकि तुमको रियलिटी भी पता हो। चलो ठीक है, तो इसके साथ ही तुम्हारा क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम वाला पार्ट एटलीस्ट खत्म हो जाता है, पूरा पूरा खत्म हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। अब हम जस्ट इसमें टाइम मेरे पास है 7 मिनट, हम बोर्स मॉडल का लिमिटेशन कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे, क्विकली हेडिंग डालो लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। और एनसीईआरटी में देखो दिए हुआ है 1 2 2 दिए हुआ है, ठीक है चलो 2 दिए हुआ, 2 दिए हुआ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट हो जाता है मतलब कभी कभी, ठीक है, खास करके नीट वगैरह में मतलब ज्यादा चांस है इस तरीके का आता है क्वेश्चन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तुम्हें लाइन दिख रहा, मान लो n इक्वल टू 3 से कोई इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जंप किया n इक्वल टू 1 में, डायरेक्ट, हम ये नहीं बोल रहे कि बीच में कुछ रुका है, सीधा सीधा इस लाइन का तुम वेवलेंथ निकाल रहे हो ना डेल्टा ई से, या रिडवर्क फॉर्मूला से भी तुम निकाल सकते हो, और डेल्टा ई वाला जानते ही इससे भी तुमको निकालना। तो इसके करस्पॉन्ड तुम क्या बोलो, जब n इक्वल टू 3 से डायरेक्ट 1 में आएगा तो एक लाइन प्रोड्यूस होगा और तुम्हें दिखेगा स्पेक्ट्रम पे एक लाइन प्रोड्यूस होगा, एक लाइन, एक ट्रांजिशन भी इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ, एक ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रल लाइन। बट एक्सपेरिमेंटली जब इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब जिसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होता हो, उस माइक्रोस्कोप से अगर देखोगे तो तुम्हें इस एक लाइन के अंदर भी बहुत सारा फाइनर लाइन दिखेगा, मतलब सच में वो एक लाइन नहीं, उसके अंदर तुम्हें दिखेगा भाई वो 2 लाइन में या 3 लाइन ब्रेक है, फाइनर लाइंस बोलते हैं। वो उसके बारे में बोर्स मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो सिंपली एक ही लाइन काउंट किया बट उसके अंदर भी लाइंस है, देखो लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट में यही चीज, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स डबलेट दैट इज टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, मतलब तुम एक लाइन जो सच में बोल रहे हो बोर्स मॉडल में तुम बोलते ही रहोगे, उसके अंदर भी जब देखा जाता है माइक्रोस्कोप से अच्छे से जिसका मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हो, तो देखा था एक लाइन के अंदर भी बहुत सारा क्लोजली स्पेस्ड फाइनर स्पेक्ट्रल लाइंस है, सच में वो एक नहीं है, इसके लिए बोर्स मॉडल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते। फर्स्ट पॉइंट ये है, लिखने का काम तुम लोग हम छोड़ रहे हैं। देखो लिखा हुआ ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, बहुत हाई लेवल का टेक्निक यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, देखा जाता है एक लाइन के अंदर बहुत सारा लाइन दिख रहा है, नॉर्मली देखोगे तो एक ही दिखेगा, बट अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो फिर तुमको उसके अंदर भी लाइन दिखेगा। तो ये तुम्हारा ये
जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि एक स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर बहुत सारा है, लिखना खुद से। दूसरी बात ध्यान देना, यहाँ पे एक लाइन जो ये लाइन देख रहे हो ना, तुम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा दो सैंपल पे, तो यह एक लाइन भी स्प्लिट कर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो तो भी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो तो भी, ये एक लाइन भी स्प्लिट कर जाता है बहुत सारे लाइंस में। इसको नाम दिया गया, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट लिख के आता है। 2 इफेक्ट है लिखा हुआ, देखो एनसीईआरटी बुक सामने है क्या, रीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। तुम्हें ये यार इसके डिटेल में नहीं जाना, पहले बोलते हैं सीधा सीधा नाम पे आता है लिख के आता हुआ कि स्टार जीवन इफेक्ट क्या होता है। जीवन इफेक्ट मतलब हो गया ये स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग, टूटना, किसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कहलाता है जीवन इफेक्ट। डिटेल में नहीं जाना है, पहले बोल देते हैं सीधा सीधा। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो रहा है तो उसको बोलेंगे स्टार इफेक्ट, इलेक्ट्रिक स्टार, तुमको ये याद होना चाहिए सीधा। इलेक्ट्रिक फील्ड में टूट रहा है तो स्टार इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में टूट रहा है तो जीवन इफेक्ट। सीधा सीधा कोई नाम पे आया हुआ है, जीवन इफेक्ट क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है, तुमको जस्ट याद होना चाहिए, मतलब डिटेल में तुम्हें नहीं ले जाएगा कभी भी। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ से नहीं आ पाता भाई टूट क्यों रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, जब ये एक ही लाइन है तो टूट क्यों रहा। तीसरा देखो, तीसरा तो पता नहीं इसका तो मतलब, तीसरा दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो क्या पढ़ के। It could not explain everything. तुम लोग को बताना चाहिए इस पॉइंट को, सच में हम भी अच्छे जस्टिफाई, अभी तो हमको कुछ आइडिया नहीं आ रहा, मतलब तो उसका समझ रहे हो तुम लोग भी कि बोर्स मॉडल यह नहीं बता पाता कि एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाता है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कैसे कोई जस्टिफाई कर सकते, कुछ आइडिया आ रहा है क्या? क्या ऐसा प्रॉब्लम है बोर्स मॉडल में कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मतलब केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, ये बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता एटम का। कुछ किसी को आइडिया आ रहा है क्या, बोर्स मॉडल में ऐसा क्या है जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इस चीज को? देखो आइडिया हमको भी अच्छे से नहीं आ रहा, पर तुमको ये याद होना चाहिए। दूसरी बात, हमको लग रहा है ऐसा कुछ, चूंकि बोर्स मॉडल कैसे सिस्टम के लिए है, केवल यूनि इलेक्ट्रॉनिक, तो जनरली अपने पास मल्टी इलेक्ट्रॉनिक होता है भाई, जितना भी लो बेरिलियम बोरॉन जितना भी सब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक है, उसके लिए काउंट ही नहीं करता। यह भी पॉइंट इसमें नहीं लिखा हुआ, या तुम्हारा लिखा होना चाहिए, लिख लो कि ये जो सिस्टम है सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही एक्सप्लेन कर पाता है। इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है क्या? ये भैया फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। ओके ठीक है, तो फिर तुम लोग देख लेना, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड पॉइंट को हम भी अगर अच्छे से मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अंदर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हमको भी फील नहीं आ रहा, मतलब ये बोलना क्यों चाह रहा है कि मतलब केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। एक बार सोचना पड़ेगा, तुम लोग भी सोचना, कुछ आइडिया है शेयर करना, मतलब कुछ होगा ऐसा कुछ, मतलब पढ़े होंगे बट कनेक्ट नहीं कर पा रहे इस बात को, मतलब ठीक है। और एक दो इसमें लिमिटेशन ऐड हो जाएगा जो जो हम आगे बढ़ेंगे, तो इसमें नहीं होगा, आगे पढ़ना फिर आएगा जो हम लोग ये अगला प्रिंसिपल वगैरह पढ़ लेंगे। तो इसके साथ ही तुम्हारा खत्म हो जाता है लिमिटेशन बोर्स मॉडल भी, स्पेक्ट्रम वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। और ये जो बाकी सब तुम देख रहे हो ना, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो स्पेक्ट्रम वगैरह होता है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होता है, इसलिए तुमको पढ़ना ही नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स, मतलब मैथमेटिकल भी, क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह उसमें लग जाता है, तो वो अलग ही ये हो जाता है, इसलिए तुमको बिल्कुल ही यहाँ पे दिया ही हुआ नहीं, ठीक है। तो खत्म हो जाता है तुम्हारा। अब जो अगला ये देखो बोर्स मॉडल की जो लिमिटेशन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम पे आए। आज जस्ट हम उसको 2-4 में इंट्रोड्यूस करेंगे, मीटिंग एंड होने वाला है, वापस हम लिंक भेज रहे हैं और फिर तुम लोग पढ़ के आना, कल डिस्कस करेंगे।